myself Sunil Kumar Veena, Assistant Professor of Physics, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ेंगे। एक्चुअली बहुत बार एक प्रॉब्लम आता है कि हम ये थ्योरेटिकल मैथमेटिकल पैटर्न तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें इनकी कुछ एप्लीकेशंस पता नहीं होते हैं, हमें कुछ इनके एग्जांपल्स पता नहीं होते। तो फर्स्टली हम उनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम इसका मैथमेटिकल वर्जन देखते हैं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, यहाँ पर एक डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें ई एफ जी एच एक थिन फिल्म है जिसके दो सरफेस हैं, एक सरफेस है ई एफ और एक सरफेस है एच और जी। इस थिन फिल्म की जो चौड़ाई है वो टी ली गई है, स्मॉल टी ली गई है, और यहां पर एक सोर्स है एफ जहां से एक लाइट आके पी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। इस थिन फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिया गया, अपवर्तनांक जो लिया गया वो म्यू लिया गया है। एस से किरण पी पॉइंट पर आने के बाद वो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए या वहां से रिफ्रैक्ट, या तो वो परावर्तित हो जाए या वो अपवर्तित हो जाए। लेकिन इस थिन फिल्म के इस सरफेस में P1 पॉइंट से वो पार्शियली तो रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो P1 से R1 किरण, जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड किरण है, जो कि इनिशियल कोण आई दोनों बराबर होंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन के रूल से भी परपेंडिकुलर से दोनों बराबर होते हैं। दूसरी है जो रिफ्रैक्ट हुई है, वो है P1 से वो रिफ्रैक्ट होकर के इस म्यू अपवर्तनांक के अंदर एंटर होती है और वो C1 पॉइंट पर आती है। C1 पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर एक और लेयर है जो उस थिन फिल्म का दूसरा फेस है। उस फेस पर भी दो पॉसिबिलिटी है, वहां से भी वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो सकती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो सकती है। C1 से अगर वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है तो वो C1 से P2 की ओर जाएगी, और दूसरी कंडीशन में अगर वो रिफ्रैक्ट होती है तो वो C1 से T1 ट्रांसमिटेड, यानी कि वो उस थिन फिल्म से बाहर निकल जाएगी, और C1 से P2 रिफ्लेक्ट होगी गई और वो इस थिन फिल्म के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है और वो पहुंचती है P2 पॉइंट के ऊपर। P2 पॉइंट पर भी दो पॉसिबिलिटी है कि P2 पॉइंट से या तो वो इस डेंसर मीडियम से किसी रेरर मीडियम में बाहर निकल जाए, और वो अगर बाहर निकलती है कि पार्शियली अगर वो वहां से रिफ्रैक्ट होती है अगर, तो P2 से R2 किरण बनाएगी, और अगर वो अंदर ही अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर, तो वो P2 से C2 पॉइंट पर आएगी। और C2 पॉइंट पर आने पर भी सिमिलरली दो कंडीशन होंगी। एक कंडीशन में वो C2 से T2 यानी कि वो थिन फिल्म से बाहर चली जाएगी, और एक वो वापस अगेन उस पे रिफ्लेक्ट होगी और वो यहाँ P3 पॉइंट पर पहुंचेगी, और सो ऑन। इस तरह ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट पार्शियली जो है रिफ्लेक्ट होती रहेगी और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती रहेगी। इसमें ये जब P1 से C1 पॉइंट तक आती है और यहां से जब रिफ्लेक्ट होती है तो यहां पर जो कोण बनता है वो बनता है R और R। ये है यहां से, यानी कि वो किसी R कोण पर रिफ्रैक्ट होती है और यहां से एकांतर कोण बनता है और ये R से R बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये R है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण R और R बराबर होंगे।
अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो एक किरण आई है उसमें जो इंटरफेरेंस बन रहा है वो दो वजह से बनेगा। एक तो बनेगा जो वेव्स वहां से रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि एक तो इंटरफेरेंस बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से, एक इंटरफेरेंस बनेगा रिफ्लेक्ट यानी कि जो थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकली है उन वेव से इंटरफेरेंस बनेगा। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, किसी भी दो तरंगों का सुपरपोजिशन होना, यानी कि यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टिव वेव का सुपरपोजिशन हो सकता है और वहां से एक इंटरफेरेंस बनेगा, वो रिफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये वो रिफ्लेक्टिव होगा और ये रिफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब हम फ्रेस्नेल का एक रूल देखते हैं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस रिफ्लेक्शन में कितना जो वेव है वो रिफ्लेक्ट हुआ है और कितना वेव रिफ्लेक्ट, यानी कितना वेव उसके अंदर गया है, कितना परसेंट और कितना परसेंट उसका बाहर है। तो फ्रेस्नेल का जो नियम है उस नियम से जो रिफ्रैक्टिव जो होता है वो म्यू माइनस 1 म्यू प्लस 1, यानी कि ये आर जो स्मॉल आर है वो ये बताता है कि कितना एम्पलीट्यूड जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ है और वहां पर म्यू जो है वो थिन फिल्म का अपवर्तनांक है। मान लिया कि हमने जो थिन फिल्म ली हुई ग्लास स्लैब ली है, ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है म्यू इक्वल टू 1.5, यानी कि अगर अपन इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं अगर, तो R इक्वल टू आएगा 1.5 माइनस 1/1.5 प्लस 1 इक्वल टू 0.5 अपॉन 2.5, और यहाँ से दोनों रिमूव किया तो बनेगा 0.2, यानी कि ये 0.2 शो करता है कि इतना एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट हुआ है और बचा हुआ जो है कितना रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट कितना हुआ है। तो एक रिलेशन है, वो रिलेशन ये है R स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि वेव जो है वो कितना रिफ्लेक्ट हुआ है और कितना रिफ्रैक्ट हुआ है या ट्रांसमिट हुआ है वो इस फॉर्मूले से पता लगता है। हमें ये पता है कि इसमें 0.2 जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ है, तो कितना ट्रांसमिट हुआ होगा वो हम इस फॉर्मूले से पता लगाएंगे। एंड की R की जगह मैं रख दूंगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर 1, और टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.04, और t बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.04 का क्या हो जाएगा 0.96, और 1/2, यहां से रूट आएगा तो 1/2, जो किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली 0.98 के। ये अप्रोक्स है, एक्चुअली इसकी जो वैल्यू आती है वो तो आती है 0.979795, जो कि अप्रोक्स जो है वो 98 के बराबर, यानी कि इतना जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है और उतना रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम ये प्रॉब्लम आता है कि क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है और क्या ट्रांसमिट हो रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिमिलर डायग्राम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें एक जो किरण है वो आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड A0 लिया गया है। उसका एम्पलीट्यूड कितना है A0 है, वो इस पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसमें कितना एम्पलीट्यूड बचा A0 का R, यानी कि R मतलब ये 0.2, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा A1, यानी कि A1 मतलब है ये जो रिफ्लेक्ट हुई हुई जो किरण है इसमें इतना आयाम बचेगा, किसका जितने आयाम वो लेकर के आई है, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद थिन फिल्म के अंदर एंटर करने के बाद और इस थिन फिल्म से बाहर निकलने के बाद ट्रांसमिट हो गई, वो बाहर निकल गई है, उसके बाद जो उस किरण का नाम हमने A2 दिया है
और उसका आयाम कितना होगा A0 का t स्क्वायर, यानी कि A0 का t स्क्वायर कितना है 0.98 का स्क्वायर। यानी कि इसको समझने के लिए हम जब फ्रेस्नेल इक्वेशन सॉल्व करेंगे वहां पर हम इस जो पूरी इक्वेशन सबको 1 बाय 1 निकालेंगे। यहाँ केवल बस हम डायरेक्टली इसका यूज कर रहे हैं। तो हम एम्पलीट्यूड देखते हैं प्रत्येक जो वेव है उसके लिए कितना आता है। यानी कि हम देखते हैं A1 मतलब ये वेव जो पहली जो रिफ्लेक्ट हुई है उसमें कितना आ रहा है A0 जो है A0 क्या है यहाँ पर इनिशियल एम्पलीट्यूड है, किसी वेव जो वेव आ रही है उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड है। और मल्टीप्लाई R की जो वैल्यू कितनी है 0.2 इज इक्वल टू A0 0.2 A0 और A2 जो है वो ट्रांसमिट जो हुई है A2 के लिए क्या होगा, A2 के लिए होगा A0 यानी कि इनिशियल एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई T जो ट्रांसमिट इंडेक्स जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 0.98, वो कितना है लगभग 0.98 के आसपास है। इसका स्क्वायर यानी कि 0.98 का स्क्वायर। और जो A3 यानी कि अगेन जो रिफ्लेक्ट हुई है A3 के लिए क्या आएगा A3 के लिए आएगा A0 मल्टीप्लाई और यहाँ पर T का स्क्वायर यानी कि 0.98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R मतलब ये 0.2। और नेक्स्ट है वो है A4 यानी कि जो A4 ट्रांसमिट हो रही है A4 के लिए क्या आएगा A0 मल्टीप्लाई और T स्क्वायर T मतलब कितना है ये 0.98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई और R स्क्वायर R मतलब ये 0.2 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। और लास्ट क्या बची है हमारी A5 जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके लिए कितना रहेगा, उसके लिए A5 के लिए रहेगा A0 मल्टीप्लाई और यहाँ पर T स्क्वायर यानी कि 0.98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.2 की क्यूब। तो ये एम्पलीट्यूड हमें मिला है उन रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का। अब हम देखेंगे कि इनमें से रिफ्लेक्टिव वेव्स जो हैं उनको हम अलग करेंगे और ट्रांसमिटेड वेव को हम अलग करेंगे। तो हम अगर रिफ्लेक्ट जो है वेव हुई हैं उनको हम देखें अगर, तो जो A1 वेव है वो रिफ्लेक्ट हुई है, A3 वेव है वो रिफ्लेक्ट हुई है और A5 तीन वेव जो है इनमें से है वो रिफ्लेक्ट हुई है। ये वाली वेव और ये वाली वेव रिफ्लेक्ट हुई है। इनका अगर मैं अनुपात निकालता हूं अगर, इन वेव का मैं अगर रेशियो लेता हूं तो पहले का रेशियो कितना आएगा A1 अनुपात A2 और A3। यहाँ पे A1 A2 की जगह आएगा A3 यानी कि A3 वाली रिफ्लेक्टेड है और ये A5 वाली रिफ्लेक्टेड है और बहुत जो भी सोन जो आगे आ रही है। और A1 का अनुपात वो कितना है, यहाँ पर वो कितना है 0.2 और मैंने A0 का अनुपात तो हटा दिया है। और अगले का अनुपात क्या आएगा 0.98 का स्क्वायर 0.98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.2 और अनुपात में नेक्स्ट A5 कितना आ रहा है 0.98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.2 का क्यूब।
ये आ गया है रिफ्लेक्टेड वेव का रेशियो। अब इसमें छोटी सी मैथमेटिक्स है, वो इस प्रकार है कि A1 और A3 वेव दोनों जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इनके आयाम को हम अगर थोड़ा सॉल्व करें, अगर यानी कि A1 रेशियो A2 रेशियो A3 सो ऑन, इसका भी कितना है 0.2 है। इसमें देखिए 0.98 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं अगर, तो वो आता है 0.96 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.2 से। और सिमिलरली यहां मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है 0.96 मल्टीप्लाई 0.2 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो आता है 0.008। अगर मैं इसको अगेन सोल्व करता हूं अगर A1 A2 A3 सो ऑन, तो यहां जो है वो ये तो आएगा 0.2 और अगर मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करता हूं अगर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन लगभग 0.192 के नियर आएगा, नियर टू 0.192। और इनका जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में आएगा, यानी कि इनका आएगा लगभग 0.0077 के नियर आएगा। हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों जो आयाम हैं, यानी कि A1 मतलब जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड हुई है, और A2 सॉरी A यहाँ पर 3 होगा, ये 5 होगा, A3 यानी कि ये जो दूसरी रिफ्लेक्ट हुई है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड जो है वो नियर टू नियर 0.2 के आसपास है। यानी कि इसे भी मैं 0.2 लिख सकता हूं और इसे भी मैं नियर टू नियर 0.2, यानी कि दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है, लगभग समान है, दोनों के एम्पलीट्यूड लगभग समान है। यानी कि रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें इंटरफेरेंस बहुत ही ब्राइट बनेगा और क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि उनमें दोनों वेव का एम्पलीट्यूड नियर टू नियर क्या है, नियर टू नियर सेम है। और सेम एम्पलीट्यूड होने पर हमने एक सिंपल एक इंटरफेरेंस की कंडीशन देखी थी कि अगर कोई फ्रिंज जो है वो अगर दो फ्रिंजें अगर सेम आयाम की होती है, नियर टू नियर सेम एम्पलीट्यूड, तो जो इंटरफेरेंस होता है वो हमेशा इस प्रकार यानी कि लार्ज एम्पलीट्यूड का बनता है, यानी कि लार्ज एम्पलीट्यूड का बनता है, यानी कि इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का एम्पलीट्यूड नियर टू नियर सेम है, तो इनका जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो ब्राइट बनेगा और क्लियरली विजिबल होगा। अब हम देखते हैं जो ट्रांसमिटेड रेज जो हुई हैं, जो ट्रांसमिटेड हुई हैं उनका देखते हैं। यानी कि ट्रांसमिटेड कौन कौन सी हुई है, एक तो A2 ट्रांसमिट हुई है, यानी कि रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड रेज। ट्रांसमिटेड रेज में A2 ट्रांसमिट हुई है, यानी कि A2 अनुपात, और एक ही A5 ट्रांसमिट हुई है, A2 ट्रांसमिट हुई और A4 ट्रांसमिट हुई है, यानी कि A4। और भी जो आगे हमने जो ली नहीं है पर हम दो हमारे पास में हैं। A2 के लिए क्या होगा, A0 और 0.98 का स्क्वायर, यानी कि A0 को तो मैं रेशियो बता देता हूं, केवल 0.98 का स्क्वायर और रेशियो, और A4 का A0 रेशियो बढ़ जाएगा 0.98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.02, 0.98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.2 का स्क्वायर। और इसको हम थोड़ा सा अगर सोल्व करें, अगर A2 A4 0.98 का 0.96 आएगा, और यहाँ 0.96 मल्टीप्लाई 0.04 और 0.96 और ये आएगा
यानी कि जो यहाँ वैल्यू आ रही है वो A2 का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 0.96 और A4 यानी कि जो दूसरी जो ट्रांसमिटेड हुई है उनका आ रहा है 0.0384। जो दोनों का एम्पलीट्यूड है वो काफी डिफरेंस रख रहा है, यानी कि जो A2 जो है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और A4 उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। तो जब एम्पलीट्यूड नियर टू नियर सेम नहीं होते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न इतना विजिबल, इतना ब्राइट, इतना क्लियर नहीं बनता है। यानी कि इस पूरे सिनारियो में जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि थिन फिल्म में जो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं इनका इंटरफेरेंस जो बनता है वो हमेशा ब्राइट बनता है। Reflected rays instead of transmitted wave। यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव्स उनका इंटरफेरेंस ब्राइट बनता है विद किससे? ट्रांसमिटेड वेव या रेज से। हम थिन फिल्म से ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। पहले हम रिफ्लेक्टिव जो रेज उनके लिए निकालेंगे, फिर एक बार हम इन ट्रांसमिटेड वेव के लिए निकालेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं इंटरफेरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड रेज। नंबर 1 निकाल रहे हैं हम इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड मतलब ये R1 और R2 ये जो दोनों वेव हैं इनसे जो इंटरफेरेंस बनेगा वो हम पहले निकाल रहे हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है उनको निकालने के लिए हम हमेशा पाथ डिफरेंस निकालते हैं हमेशा पहले। तो यहाँ पर हम इन दोनों वेव का, यानी कि जो वेव P1 और जो R1 है और दूसरी जो है वो P2 जो R2, यानी कि इन दोनों वेव का हम पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि पाथ डिफरेंस बिटवीन P1 R1 एंड P1 R2। इन दोनों वेव में पाथ डिफरेंस निकालते वक्त हम एक चीज का गौर करेंगे कि P1 से R1 इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर यहाँ P1 से अगर हम R2 का पाथ डिफरेंस निकाले तो हम ये देखेंगे कि P1 पॉइंट के बाद जो रे है वो किसी मीडियम में एंटर हो गई है, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम में एंटर की, थिन फिल्म के अंदर एंटर हो गई। यानी कि वो पाथ डिफरेंस P1 से C1 तक जाएगा, फिर C से P2 तक जाएगा और फिर वो R2 तक जाएगा। एक चीज और हमें देख रहे हैं कि हमें जो पाथ डिफरेंस जो निकालना है उसका एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है। यानी कि रे स्टार्ट हुई S पॉइंट से, यानी कि S पॉइंट से वो आई P1 पॉइंट पर, यानी कि वो आई P1 पॉइंट पर। ये मैं निकाल रहा हूँ, पहला जो निकाल रहा हूँ मैं वो P1 और R1 के लिए निकाल रहा हूँ। तो P1 पॉइंट तक आई और P1 पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होकर के A पॉइंट तक गई, A पॉइंट तक गई और A से बाद में वो R पॉइंट तक गई, A से बाद में वो R पॉइंट तक गई। याद रखना R पॉइंट और P पॉइंट जो है वो दोनों सेम पैरेलल हैं, दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हैं? पैरेलल हैं। दूसरी जो है वो S से P1 तक आई, S से P1 तक आई और P1 से वो C1 पॉइंट तक आई, P1 से वो C1 पॉइंट तक आई और C1 पॉइंट से वो P2 पॉइंट तक गई, C1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक गई और P2 पॉइंट से वो R2 पॉइंट तक गई, P2 पॉइंट से वो R2 पॉइंट तक गई। मैंने यहाँ पर
P2 से A पर एक लंब डाला है, जो ये शो करता है कि P2 से R2 की दूरी और A से R1 की दूरी दोनों समान है। यानी कि P2 से R2 की दूरी और A से R1 की दूरी दोनों क्या है, समान है। तो यानी कि अगर A1 से R1 की दूरी और P2 से R2 की दूरी, A से R1 और P2 से ये दोनों दूरी अगर समान है अगर, और S से P1 की दूरी दोनों किरणों के लिए समान है, तो पाथ का डिफरेंस कितना बचा? इसमें तो पाथ ये वाला एक्स्ट्रा है और इसमें पाथ ये वाला एक्स्ट्रा है। यानी कि इस पाथ में से ये वाला पाथ अगर घटा दिया जाए तो हमें इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कि we draw perpendicular A from point P2 to P1 R। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है P2 से P1 R1 के ऊपर, जो कि किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है, जो ये बताता है कि A से R1 और P2 से R2 दोनों सेम लेंथ है। यानी कि अब पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा P1 से लेकर के P2, यानी कि P1 से लेकर के C1 प्लस C1 से लेकर के P2, यानी कि पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा P1 C1 प्लस C1 P2 इन मीडियम। अगर वो एक मीडियम में है तो यहां पर म्यू लगेगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और माइनस पी ए, यानी कि ये P और A, ये पाथ डिफरेंस इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि P1 और A, ये पाथ डिफरेंस माइनस हो जाएगा। यानी कि अब हम एक चीज और नोटिस करेंगे कि P1 और C1 है, और C1 से P2, ये दोनों जो रेज हैं ये दोनों बराबर है, हमने इसको बराबर रखा है। यानी कि P1 C1 बराबर C1 और P2, ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि अब हमें जो इस पूरे को सॉल्व करना है तो हमें क्या दो चीज निकालनी पड़ेगी, तो निकालनी पड़ेगी P1 C1, एक निकालनी पड़ेगी P1 और A। यानी कि फर्स्ट हम निकालते हैं P1 C1। P1 C1 कौन सी चीज है? P1 और C1, ये। इसे निकालने के लिए हम एक इस डायग्राम में देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर डाला गया है C1 से N के ऊपर, तो यहां पर ये 90 डिग्री बनाएगा। और हम देखेंगे कि P1 N और C ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल हो गया, यानी कि इन P1 N C1 इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर हम अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोस R लेते हैं, यानी कि R क्या है, यहां पर एंगल है, कोस R लेंगे तो कोस की आइडेंटिटी से जो बेस है वो ऊपर रहेगा, यानी कि बेस ऊपर रहेगा और नीचे हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्व। तो यहाँ पर जो आधार है वो क्या आएगा, आधार होगा यहाँ पे N C1, इस ट्राइंगल में P1 N और C1 में जो बेस होगा वो क्या होगा, N C1, यानी कि cos R इक्वल टू N C1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी करंट क्या होगा, P1 C1, क्योंकि हमें P1 C1 ज्ञात करना है, यानी कि अपॉन P1 N C1। और N C1 है
वो जो लंबाई है वो इस थिन फिल्म की t यानी कि चौड़ाई के बराबर है, यानी कि NC1 हो जाएगा t और P1C1 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी T/cos r, यानी कि P1C1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें P1A की वैल्यू यानी कि P1A की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें P1A की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ इस एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखना होगा, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल P1A P2, इस ट्राइंगल में देखो यहां पर ये भी परपेंडिकुलर है, ये पूरा जो कोण है वो कितना बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा 90 और यहां पर अगर I है तो बचा हुआ कोण कितना होगा 90 माइनस I, यानी कि यहां पर जो एंगल A है वो तो ऑलरेडी 90 है, एंगल A है वो ऑलरेडी 90 है, और यहां पर जो एंगल P1 जो बनेगा, एंगल P1 जो बनेगा वो बनेगा 90 माइनस I, वो क्या बनेगा 90 माइनस I बनेगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी एक आइडेंटिटी होती है कि उनके तीनों जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, हमेशा 180 होता है, यानी कि इस P1A P2 इस ट्राइंगल में तीन जो एंगल है उन तीनों एंगल का जो टोटल होगा वो क्या होगा 180 होगा, यानी कि कोण A प्लस कोण P1 प्लस कोण P2 बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंड कोण A कितना है 90 डिग्री है, प्लस कोण P1 कितना है यहां से 90 माइनस I, और कोण P2 हमें पता नहीं है अभी। और यहां से आप देखोगे कि जो कोण P2 है वो कितना आएगा 90 और 90 180, ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, I इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस, यानी कि P2 जो है, ये जो P2 है, ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा I में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये इस कोण की वैल्यू कितनी हुई I हुई इस कोण की वैल्यू। और हमने इस साइड की क्यों निकाली, क्योंकि हमें P1A1 निकालना था। अब इसी ट्राइंगल में देखो PA P2, इसी ट्राइंगल में मैं एक आइडेंटिटी लेता हूं साइन थीटा की, साइन I इस कोण से ले रहा हूं, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी में क्या होगा, ऊपर क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर आएगा और नीचे क्या आएगा आपका हाइपोटेन्यूज, यानी आपका कर्ण आएगा, ऊपर आपका लंब आएगा, नीचे आपका कर्ण आएगा। तो यहाँ पे जो लंब है वो क्या होगा P1A, लंब क्या होगा P1A, और आपका जो P1 और P2 ये आपका कर्ण होगा, P1 और P2, ठीक है, 90 के सामने वाला P1 और P2। और इससे आपको जो P1A की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, P1A की आपको वैल्यू मिली वो मिली P1 P2 sin I, ये आपको वैल्यू मिली। लेकिन P1 और A में अभी भी P1 P2 अभी भी बाकी रह गया है, यानी कि P1 P2 क्या है, P1 से P2। इस P1 P2 को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, P1 से N और N से P2, यानी कि मैं इस इक्वेशन को रिडायरेक्ट करके लिखता हूं कि P1A बराबर P1 P2 को मैं क्या लिख सकता हूं P1N प्लस P2N और sin I। अब यहाँ पर मेरे को ये भी ज्ञात है कि P1 से N और N से P2 दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी कि मुझे ज्ञात है कि P1N इक्वल टू
P2n। नाउ मेरे को अब P1n निकालना पड़ेगा, यानी कि P1 और n। अगर P1 और n निकालना है तो मुझे P1, n और C1 इस ट्राइंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर गौर करना होगा, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल P1, n एंड C1। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखेंगे कि यहां पर हम tan थीटा की आइडेंटिटी लेंगे, यानी कि tan r। यहां पर r जो है वो यहां पर एंगल है। tan r की आइडेंटिटी में जो ऊपर होगा वो आपका परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा आपका P1n होगा, P1n अपॉन, और नीचे क्या आएगा आपके बेस, यानी कि नीचे आपका आधार आएगा। आपका आधार क्या होगा n/C1, आधार क्या होगा n/C1। और जो n/C1 जो है वो t के बराबर है, यानी कि n/C1 किसके बराबर है, बराबर है t के। तो यहां से P1n हमें क्या मिलेगा, P1n हमें मिलेगा T tan r, और इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो हमें P1 ये क्या मिलेगा, T tan r प्लस T tan r और sin i, ये हमें वहां पर इक्वेशन में मिलेगा। और इसका जो फाइनल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा P1a इक्वल टू 2T tan r sin, यानी कि हमें P1 ये भी मिल गया, हमें P1 C1 ये भी मिल गया, यानी कि हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर हमें P1 C1 चाहिए था और P1 और A चाहिए था। हमें P1 A भी मिल गया और यहाँ पर हमें P1 और C1 भी मिल गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा वो म्यू, यहाँ पर हो गया म्यू, और P1 और C1 जो है वो बराबर है किसके, C1 और P2 के, जिसकी वैल्यू क्या है T cos r, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ T अपॉन cos r प्लस T अपॉन cos r, और माइनस में P1a यानी कि 2T tan r sin i, यानी कि 2T tan r और sin i। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगा 2T म्यू cos r माइनस 2T tan r sin, ये हो गया। और अब मैं यहाँ पर 2T और जो इसको मैं इस tan r को मैं यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, sin i अपॉन sin r, सॉरी cos r। यहाँ पर देखो 2T यहाँ पर कॉमन आ, दोनों यहाँ भी कॉमन आ सकता है, cos r दोनों में से कॉमन आ सकता है, मैं इनमें कॉमन ले लेता हूँ, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2T, मैं म्यू को भी कॉमन ले लेता हूँ, cos r, ये कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे 2T बाहर आ जाएगा और cos r बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा sin r sin i अपॉन म्यू। और जो म्यू होता है वो स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, sin i अपॉन
साइन आर। ये अपना स्नेल के नियम से लिख सकते हैं और इस चीज को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। इनके पाथ डिफरेंस जो है वो आएगा 2t म्यू अपॉन कोस आर 1 माइनस साइन आर साइन आई अपॉन, यहाँ पर म्यू को क्या लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा और ये साइन ऊपर जाकर के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2t म्यू अपॉन कोस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर को मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2t म्यू अपॉन कोस आर डॉट कोस आर का स्क्वायर और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2t म्यू कोस आर। ये हमारा पाथ डिफरेंस आएगा इन दोनों वेव्स के बीच में। और एक सिंपली चीज और है कि जब भी कोई जो वेव है, एक स्टोक का एक नियम है कि जब भी कोई वेव किसी डेंसर मीडियम, यानी कि ये जो है वो ऊपर जो है वो एयर है, यानी कि ये है वो एयर है, यानी कि वो रेरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जब भी वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, यानी कि वो उसके अंदर एडिशनल फेज शिफ्ट हो जाता है। ये स्टोक का नियम है और इसको समझने के लिए सिंपली हम एक एग्जांपल देखेंगे। यानी कि इफेक्टिव जो पाथ डिफरेंस होगा वो फेज पाई से लैम्बडा बाई 2 होगा, यानी कि यहाँ पर due to rarer to denser medium फेज चेंज बाई पाई। अगर फेज जो है वो पाई से चेंज हुआ है तो उसमें पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्बडा बाई 2 से चेंज होगा। इसको समझने हम देखते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में स्टडी किया है कि ये अगर एक पूरी वेव है अगर, तो ये अगर 0 है तो यहाँ पर 2 पाई का फेज आता है। हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि जो है वो ये वाला पार्ट है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये पार्ट इसमें यानी कि ये पाई, यानी कि पाई का जो फेज डिफरेंस है वो ये दिखाता है कि अगर पूरी वेव अगर लैम्बडा है, पूरी वेव अगर लैम्बडा है तो इतना सा पार्ट क्या होगा, आधा पार्ट वो होगा लैम्बडा बाई 2, यानी कि पाई के फेज चेंज में जो पाथ डिफरेंस का चेंज होगा वो होगा लैम्बडा बाई 2 एंड पाथ चेंज बाई लैम्बडा बाई 2। अगर पाथ चेंज जो है वो लैम्बडा बाई 2 हो रहा है तो इफेक्टिव पाथ क्या होगा, जो इफेक्टिव पाथ होगा वो होगा, यानी कि जो इफेक्टिव पाथ में लिख देता हूं, इफेक्टिव पाथ वो होगा जो आपका ओरिजिनल पाथ यहाँ है माइनस लैम्बडा बाई 2, यानी कि जो रियल जो हमारा पाथ होगा वो क्या होगा, जो हमारा पाथ डिफरेंस आया तो क्या आया था 2t म्यू कोस r, इसमें माइनस लैम्बडा बाई 2 का फेज चेंज आ जाएगा, यानी कि 2 म्यू t कोस r माइनस लैम्बडा बाई 2, ये अपना ओरिजिनल होगा। इसमें रिफ्लेक्शन, केवल रिफ्लेक्शन के अंदर। अब कंडीशन आती है कि इस रिफ्लेक्शन में जो पाथ डिफरेंस आया है वो कंस्ट्रक्टिव में क्या कंडीशन होगी और डिस्ट्रक्टिव में क्या कंडीशन होगी, यानी कि हम देखते हैं नंबर 1 फॉर कंस्ट्रक्टिव।
और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमेशा n लैम्बडा होना चाहिए। और हमारे पास जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है 2 म्यू टी कोस r माइनस लैम्बडा बाई 2। इस पाथ डिफरेंस को मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 म्यू टी कोस r माइनस लैम्बडा बाई 2 बराबर n लैम्बडा। ये मैंने रख दिया यहाँ पर। अब मैं इसका पक्षांतर में करता हूँ इधर 2 म्यू टी कोस r बराबर n लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2 बराबर n माइनस 1/2 प्लस 1/2 n 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसके लिए रिफ्लेक्शन में जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। यानी कि वो जो पाथ डिफरेंस वो किसके बराबर होना चाहिए, लैम्बडा कोष्टक n प्लस 1/2 के, और जो n की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बनना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें पता है कि जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, पाथ डिफरेंस वो कितना होना चाहिए, वो 2n प्लस माइनस 1 अपॉन लैम्बडा, ये होना चाहिए। और यहाँ पर हम नोट करेंगे कि जो ये पाथ डिफरेंस है इसको हम इसके बराबर रखेंगे, यानी कि बराबर 2 म्यू टी कोस r माइनस लैम्बडा बाई 2 बराबर 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। यानी कि देखो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n प्लस माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, लेकिन मैंने यहाँ पे 2n माइनस 1 वाला टर्म ही लिया है, मैंने यहाँ पर 2n प्लस 1 वाला टर्म नहीं लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नजर डालिए कि जब फेज चेंज हुआ था मैंने यहाँ पर इस फेज चेंज में माइनस लैम्बडा बाई 2 किया था। अगर यहाँ मैं प्लस लैम्बडा बाई 2, यानी कि ये जो अगर जो फेज है वो पाई से शिफ्ट हुआ है तो यानी कि वो फेज इधर भी हो सकता है, लेकिन वो फेज किधर भी हो सकता है, वो फेज इधर भी हो सकता है, यानी कि लेफ्ट और राइट किधर भी वो फेज शिफ्ट हो सकता है। यानी कि मैंने यहाँ पर माइनस लैम्बडा बाई 2 का फेज शिफ्ट दिखाया, यानी कि मैंने पीछे वाला फेज शिफ्ट दिखाया है। अगर मैं प्लस लैम्बडा बाई 2 वाला दिखाऊंगा तो मैं आगे वाला फेज शिफ्ट दिखाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस लैम्बडा बाई 2 लेता हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 2n प्लस 1 वाली कंडीशन लूंगा। मैंने वहां पे माइनस लैम्बडा बाई 2 दिखाया है इसलिए मैंने यहाँ पे 2n माइनस 1 वाला कंडीशन लिया है। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ 2 म्यू टी कोस r 2n लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 और 2 म्यू टी कोस r बराबर 2 से 2 कैंसिल n लैम्बडा। ये बनेगी डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। इसमें हमें रिफ्लेक्टिव फ्रिंज जो है वो चमकदार दिखाई देगी इस कंडीशन के अंदर, और इस कंडीशन में हमें वो चमकदार दिखाई नहीं देगी। ये हो गया है रिफ्लेक्टिव, यानी कि इसके लिए जो रिफ्लेक्ट हुई है उसके लिए ये पूरा सिनारियो हो गया है। अब जो सेकंड जो पार्ट बचा है वो बचा है ट्रांसमिटेड, यानी कि जो निकल चुकी है उसके लिए। तो सिमिलर प्रोसेस हम उसके लिए ड्राइव करेंगे।